जब काम ज्यादा हो तो सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट वर्क की भी जरूरत पड़ेगी। और इसी स्मार्ट वर्क के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जहां जो टेलर ने हमें दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिससे कि हम मैनेजमेंट को और अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे एंड वेलकम टू फिक एजुकेशन। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर के आज डिस्कस करेंगे टेलर के दिए गए प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जहां पे पहले हम जानते हैं कि क्या है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टेलर ने दिए हैं। द यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन वेरियस मैनेजरियल फंक्शंस इज नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेलर ने यहाँ पे कुछ अलग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो कि हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर का हमारा पार्ट ही है। यानी कि क्या है, यहाँ पे उसने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करा है और अलग 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 टेक्निक्स का इस्तेमाल करा है जो मैनेजर फंक्शन के लिए, जिनको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। It is the art of knowing exactly what you want from your employees and to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. So ये टेलर की कही गई बात है, जो कि टेलर यहाँ पे कहते हैं कि एक आर्ट है, एक कला है, जहाँ पे जो भी आप अपने एम्प्लॉय से कराना चाहते हैं और आप फिर बाद में उन्हें देखते हैं वही चीज करते हुए इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। तो इसी को उसने कहा है कि यही हमारी क्या है, साइंटिफिक टेक्निक्स है। It involves the study of each activity in detail and doing the work in such a manner so that the work can be completed effectively and efficiently। यानी कि यहाँ पे आप देखें, लैंग्वेज जो है थोड़ी चेंज हो जाती है फ्योल से। टेलर जो है थोड़ी अलग ऑब्जेक्टिव्स के साथ अपनी बातें रखता है। यानी कि यहाँ पे स्टडी ऑफ ईच एक्टिविटी की जाती है, हर एक जो एक्टिविटी है उसको डिटेल में स्टडी किया जाता है और फिर उसी काम को दोबारा करना, जहाँ पे वर्क जो है इस बार इफेक्टिवली और एफिशिएंटली किया जा सके। Scientific management is a management technique that utilizes scientific method to enhance workforce efficiency। यानी कि इसे साइंटिफिक क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पे साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है, नॉट रूल ऑफ थंब, पर साइंस के बारे में यहाँ पे साइंस का इस्तेमाल किया जाता है। इट यूजेस साइंटिफिक मेथड दैट इंक्लूड सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स टू सॉल्व द मैनेजमेंट प्रॉब्लम। यानी कि यहाँ पे ऐसे साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो सिस्टमैटिक हो, ऑब्जेक्टिव हो, यानी कि एक तरीके एक सिस्टम फॉलो करें, उनका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव हो, और लॉजिकल प्रिंसिपल्स हो, यानी कि वहां पे लॉजिक का इस्तेमाल किया जाए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दैट इज वाई हम इन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है ये। सबसे पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्या मतलब होता है इस लाइन का? रूल ऑफ थंब यहाँ पे यूजुअली बोलते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड जो हमारा होता है उसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब, कि एक बार इसको इस तरीके से करके देख लो, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर दूसरा देखेंगे। तो टेलर यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे हमें ऐसे रूल ऑफ थंब का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि साइंस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि साइंस जो है वो रिजल्ट प्रॉमिस करती है। Taylor focused on the scientific study and analysis of each and every element of a work to replace the old rule of thumb method और hit and trial method। यानी कि टेलर ने कहा कि साइंटिफिक स्टडी करी जाए और एक प्रॉपर मेथड क्रिएट करा जाए, और जो पुराने जमाने में इस्तेमाल किया था थंब मेथड या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड, उसका इस्तेमाल रिप्लेस करा जाए उससे। रूल ऑफ थंब इज नॉट बेस्ड ऑन साइंस और एग्जैक्ट मेजरमेंट, क्योंकि रूल ऑफ थंब जो है वो कभी भी साइंस या फिर किसी एग्जैक्ट मेजरमेंट पे वर्क नहीं कर बेस्ड नहीं रहता। यानी कि वो बस ऐसा था कि इस बार इसको करके देख लो, अगर ऐसा हो रहा है तो इधर फिर देखते हैं। तो यहाँ पे टेलर ने बोला ऐसे नहीं देखते हैं, बल्कि हम साइंस का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। साइंटिफिक मेथड इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट whereas rule of thumb was based on solely on the discretion of managerial decision। यानी कि जो साइंटिफिक मेथड है वो कॉज एंड इफेक्ट पे बेस्ड है, यानी किसी से कॉज और इफेक्ट दोनों जाना जाता है। वेयर एज जो रूल ऑफ थंब है, जहाँ पे मोस्टली ऐसे मैनेजर्स काम करते हैं, वो मैनेजरियल डिसीजंस पे बेस्ड रहता है। यानी कि मैनेजर टू मैनेजर डिपेंड रहता है कि क्या मैनेजर का आज मूड क्या था, उसने सोचा कि चलो आज काम जो है ऐसे कर लिया आता है। तो जो रूल ऑफ साइंटिफिक मेथड है वो इस तरीके से नहीं होते, वो बल्कि एक सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, जिनको फॉलो करना होता है। टेलर फोकस दैट द मैनेजर शुड साइंटिफिकली एनालाइज ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ वर्क। यानी कि टेलर का यहाँ पे कहना है कि जो सारे मैनेजर्स हैं उनको अपने काम को साइंटिफिकली एनालाइज करना चाहिए और हर एक काम का एक कंपोनेंट जो है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम इवन अ स्मॉल वर्क लाइक लोडिंग ऑफ आयरन पिग्स इनटू बॉक्स कार कैन बी साइंटिफिकली डन। यानी कि छोटे से छोटा काम भी जो है उसको भी इस तरीके से, इस ढंग से करा जाए, यानी कि उसको अच्छे तरीके से एनालाइज किया जाए और उसको और किस अच्छे तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है वो सोचा जाए। जैसे कि यहाँ बोला गया है जो आयरन पिग्स होते हैं उनका जो हम बॉक्स कार में लोड करते हैं, तो इसको भी सोचा जाए कि किस तरीके से हम यहाँ पे इस काम को और एफिशिएंट और इफेक्टिव बना सकते हैं एक साइंटिफिक तरीके से। Doing a work scientifically reduces wastage of time and resources and helps achieve the target effectively and efficiently। यानी कि किसी भी काम को यानी किसी भी काम को अगर आप साइंटिफिकली इस्तेमाल कर रहे हैं, साइंटिफिकली कर रहे हैं, तो उससे टारगेट जो है हमारा वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो अचीव होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है यहाँ पे वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड।
Taylor recognizes class conflict that existed between the workers and managers. यानी कि टेलर ने यहाँ पे एक चीज रिकग्नाइज करी जो कि है क्लास कन्फ्लिक्ट, यानी कि अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट होते हैं जैसे वर्कर और मैनेजर. He emphasized that there should be no conflict between the worker and manager. यानी कि जो वर्कर और मैनेजर है उनके बीच में कोई भी conflict नहीं होना चाहिए, ऐसा टेलर का कहना था. Both of them should realize the importance of each other and should work together for organizational goal. यानी कि जो दोनों के दोनों मैनेजर और वर्कर हैं उनको काम की इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए और एक दूसरे की, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है उसको और अच्छी तरीके से कर सकें. In order to achieve this harmonious relation, he focused on mental revolution, which means that worker and manager should transform their thinking. यानी कि इस चीज को, उनका जो रिलेशन है वो और हार्मोनियस बनाने के लिए उसने फोकस करा मेंटल रेवोल्यूशन में, जो कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि जो मैनेजर और वर्कर्स हैं वो अपने बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म कर सकें, अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकें. In such a situation, management aims at providing better working environment for the employees and sharing the gains of the company, etc. यानी कि यहाँ पे इस सिचुएशन में मैनेजमेंट जो है वो एम करती है कि जो वर्कर्स हैं उनको बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जाए, यानी कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जिस वातावरण में वो काम कर रहे हैं वो और अच्छा प्रोवाइड करा जाए, और वहीं पे जो कंपनी गेन्स है वो शेयर करे जाए उनके साथ, यानी कंपनी जो भी प्रॉफिट कमा रही है वो उनके साथ भी शेयर की जाए. एंड वर्कर्स शुड अवॉइड गोइंग ऑन स्ट्राइक्स एंड वर्क हार्ड टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी. यानी कहीं ना कहीं टेलर ने इस चीज को रिकॉग्नाइज करा कि वर्कर्स का स्ट्राइक पे जाना कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदायी होता है, किसके लिए, कंपनी के लिए. तो इस तरीके से वर्कर्स को खुश रखा जाए और उनके जो स्ट्राइक्स है वो उनकी अवॉइड करी जाए. दिस प्रिंसिपल इज क्लियरली विजिबल इन द केस ऑफ जापानीज वर्क कल्चर. There is complete openness between the worker and management. If the workers are not satisfied with the management, they wear a black badge on work for more than the normal working hours. यानी कि यहाँ पे बताया गया कि जापानीज वर्क कल्चर है जहाँ पे अगर कोई वर्कर खुश नहीं है अपने काम से तो वो अपने प्रोटेस्ट करने के लिए एक काली पट्टी बांध लेता है अपने हाथ पे, जिससे कि कहीं ना कहीं वो अपना प्रोटेस्ट है जो वो उसको शो कर रहा है. नेक्स्ट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. According to this, there should be cooperation between management and workers instead of doing individualism. यानी कि जैसे बताया गया कि जो मैनेजमेंट और वर्कर्स हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, यानी मिल बांट के काम करना चाहिए, ना कि इंडिविजुअलिज्म. इंडिविजुअलिज्म मतलब क्या होता है, जब एक इंसान अकेले होकर अलग से काम करता है. दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है उसी का ये कहीं ना कहीं एक्सटेंशन है जो हमने प्रीवियस पढ़ा कि यहाँ पे जो वर्कर्स है उनके बीच में एक अच्छे तरीके का बॉन्ड होना चाहिए. बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर. यानी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर हो कि उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है. देयर शुड बी कॉपरेशन बिटवीन देम एंड कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉपरेशन. यानी कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, ना कि कंपटीशन. कि ऐसा ना हो कि दोनों एक दूसरे साथ compete कर रहे हैं, बल्कि इस कंपटीशन को रिप्लेस कर देना चाहिए किससे, कॉपरेशन से. For achieving this principle, management should welcome the constructive ideas and suggestion. यानी कि इस चीज के लिए मैनेजमेंट जो है उसको कंस्ट्रक्टिव आइडियाज को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और सजेशंस लेने चाहिए अपने वर्कर्स से. The worker should be praised and rewarded for the suggestion given if their suggestion were helpful. और जो वर्कर्स हैं कहीं ना कहीं उनको प्रेज करना चाहिए और रिवॉर्ड करना चाहिए अगर वो अच्छा सजेशन देते हैं. वर्कर शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन. यानी कि वर्कर्स को कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में लेना चाहिए जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल पे एक कोई डिसीजन बना रही है, तो वर्कर्स के बारे में भी सोचे, उनको भी कंसीडर करे. ऑन द अदर हैंड, वर्कर्स शुड अवॉइड अनरीजनेबल डिमांड एंड स्ट्राइक्स एंड शुड वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. वहीं पे दूसरी तरफ जो वर्कर्स हैं उनसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्ट्राइक्स पे ना जाएं, अनरीजनेबल डिमांड ना करें और अच्छी तरीके से जो काम है अपना वो करें. Next is development of workers to their greatest efficiency and prosperity. Taylor focused on the efficiency of workers. According to him, every organization should follow the scientific method of selection of worker and each worker should be scientifically selected. यानी कि टेलर का मानना था एफिशिएंसी ऑफ वर्कर में, यानी कि वर्कर्स हैं कहीं ना कहीं उनका खुद का इंप्रूवमेंट करना और हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एक साइंटिफिक मेथड फॉलो करना चाहिए वर्कर्स के सिलेक्शन के लिए और हर एक वर्कर को साइंटिफिकली ही सिलेक्ट करना चाहिए. देन दे शुड बी असाइन्ड वर्क अकॉर्डिंगली टू देयर मेंटल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज. और उसी तरीके से उनको काम भी जो है वो असाइन करना चाहिए जो वो काम कर सकते हैं अपने मेंटल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग. टू इंक्रीज एफिशिएंसी, ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड. और यहाँ मेन किस तरीके से हम वर्कर्स का डेवलपमेंट करें, उनको ट्रेनिंग देके.
तो दिस इंक्रीज इन एफिशिएंसी विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। और इनकी खुद की एफिशिएंसी इंक्रीज करने की, यानी कि वर्कर्स को ट्रेनिंग देकर उनका डेवलपमेंट करने से किसके लिए बेनिफिशियल होगा, ये वर्कर्स के लिए बेनिफिशियल होगा और मैनेजमेंट के लिए एंड अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेलर के 4 प्रिंसिपल्स थे। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमने ये करके डिस्कस करे। पहला हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, जहां साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में बताया कि हमें साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करना चाहिए, नॉट रूल ऑफ थंब यानी हिट एंड टल मेथड नहीं करना चाहिए। सेकंड था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी का मतलब वही था शांति लाना, पीस लाना, तो कहीं ना कहीं डिस्कॉर्ड ना हो, यानी कोई केओस ना हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बल्कि सब जो है अच्छी तरीके से प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ रहें। तीसरा है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि जो एम्प्लॉइज हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। ऐसा कोई एम्प्लॉय ना हो जो अकेला अकेला होकर अपना ज्यादा काम कर रहा है, बल्कि सारे एम्प्लॉइज जो है, वर्कर्स जो है, वो एक दूसरे के साथ मिल बांट के काम करें। एंड फोर्थ जो है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी वर्कर्स जो है उनका डेवलपमेंट किया जाए ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक और प्रॉस्पेरिटी तक, यानी वर्कर्स का डेवलपमेंट होगा तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा। अब हम आते हैं टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि टेलर के द्वारा दी गई थी। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और यहाँ पे टेलर ने कुछ प्रॉपर टेक्निक्स दी हैं जो कि एक मैनेजर को फॉलो करने के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। टेलर सजेस्टेड द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहली टेक्निक जो टेलर ने दी है वो दी है फंक्शनल फोरमैनशिप। According to this technique, the work of supervision is divided into several specialized foremen, यानी कि इस टेक्निक के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो वर्क ऑफ सुपरविजन है, यानी कि सुपरविजन, यानी सुपरविजन का मतलब क्या होता है, जब काम को कोई देखता है, जब ऑब्जर्व करता है, तो जो वर्क ऑफ सुपरविजन है उसको अलग अलग हिस्सों में बांटा जाए। टेलर बिलीव दैट वन फोरमैन इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, यानी कि एक फोरमैन अगर कोई एक काम को देखे तो वो इनफ नहीं है, बिकॉज जो वो एक फोरमैन है, यानी कि वो जो एक सुपरवाइजर है, वो इनफ नहीं है उस काम के लिए, क्योंकि वो हर एक चीज उस काम के नहीं आता, हर एक पहलू नहीं जानता उस काम के बारे में। Therefore, each worker should be supervised by several foremen, यानी कि हर एक वर्कर को जो है अलग अलग फोरमैन से डिवाइड करना चाहिए। अगर सिंपल भाषा में बताओ तो टेलर ने यहाँ पे 8 अलग अलग बॉसेस के बारे में बताया गया है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं तो 8 बॉसेस, 8 डिफरेंट बॉसेस यहाँ पे टेलर ने सजेस्ट करें, जहां पे टेलर उनको फोरमैन कहता है, फोरमैन जो कि एक सुपरवाइजर होता है वो। टेलर सजेस्टेड दैट 8 स्पेशलिस्ट out of these 4 will be responsible for looking after the planning work and the other 4 will be responsible to supervise and executing of the work, यानी कि इनमें 8 में से भी 4 जो होंगे वो किसके लिए होंगे, वो सिर्फ प्लानिंग करेंगे, और बाकी के 4 जो होंगे वो एक्चुअली में सुपरवाइज करेंगे और इंश्योर करेंगे काम एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब हम जो 8 बॉसेज हैं इनके बारे में ब्रीफ में पढ़ते हैं। सबसे पहला प्लानिंग इंचार्ज, जहां पे 4 बॉसेज रहेंगे आपके। सबसे पहला तो रूट क्लर्क। क्या काम होता है रूट क्लर्क का? This foreman lays down the sequence of operation in which work is to be carried out, यानी कि यहाँ पे इस फोरमैन का काम होता है ये डिसाइड करना कि किस सीक्वेंस में काम किया जाएगा, यानी कि क्या सीक्वेंस होगा, पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, यानी कि सीक्वेंस डिसाइड करना। वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू डू देयर वर्क स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रूट शीट, और सारे के सारे वर्कर्स जो हैं इसी रूट शीट के द्वारा जो है फॉलो करके अपना काम करेंगे, यानी कि ये जो रूट क्लर्क है एक रूट शीट बनाता है जहां पे सारे काम का एक क्रम दिया रहता है, एक क्रोनोलॉजी गिवन रहती है जिसके अकॉर्डिंग सारे वर्कर्स को अपना काम करना है। नेक्स्ट हमारा फोरमैन होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। दिस फोरमैन प्रिपेयर द इंस्ट्रक्शन कार्ड फॉर द वर्कर एंड द गैंग बॉस। दीज कार्ड कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द वर्क, the procedure of doing work, the material to be used and detail about the machine, यानी कि इंस्ट्रक्शन कार्ड का काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस तैयार करना सारे वर्कर्स के लिए और गैंग बॉस के लिए। कौन होता है गैंग बॉस, अभी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। These cards contain information about the nature of the work। इस कार्ड में क्या होता है, नेचर ऑफ द वर्क क्या है, प्रोसीजर क्या है किसी काम को करने का, और क्या क्या सामान की जरूरत होगी, क्या क्या मटेरियल लगेगा, एंड डिटेल अबाउट द मशीन, और जो मशीन आप अभी इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें क्या उसकी क्या डिटेल है, मतलब उसके बारे में स्पेसिफिकेशंस देना। Time and cost clerk. This foreman finds the standard time for the completion of work and he also keeps a record of cost of operation, यानी कि टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या होता है, किसी भी काम करने का एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना और अपने पास खुद का भी एक रिकॉर्ड रखता है कि क्या कॉस्ट आई पूरे ऑपरेशन की, यानी जैसे नाम से इसका टाइम एंड कॉस्ट, यानी ये समय और लागत दोनों का ये हिसाब किताब रखता है ये क्लर्क। और लास्ट जो बॉस है हमारा प्लानिंग इंचार्ज के अंदर वो है डिसिप्लिनेरियन। दिस क्लर्क इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। ही इन्फोर्सेस द रूल्स एंड रेगुलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो फोरमैन है ऐसा काम है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना रहे और सिस्टमेटिकली पूरा का पूरा काम जो है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करे। ही इन्फोर्सेस द रूल्स एंड रेगुलेशन, तो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है यही लागू करता है।
नेक्स्ट फिर हम आते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज। जैसे कि हमने देखा प्लानिंग इंचार्ज है वो 4 बॉस होते हैं, वैसे ये प्रोडक्शन इंचार्ज में भी हमारे 4 बॉस होते हैं। इनका काम जो होता है वो स्पेसिफिकली होता है काम को एक्चुअली में सुपरवाइज करना और काम को इंश्योर करना कि काम जो है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट इज वाई प्रोडक्शन इंचार्ज इनका नाम है। इनके सब जो अलग अलग फोरमैन है उनको हम डिस्कस करते हैं, जो कि सबसे पहले आपका स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का क्या काम होता है? ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द वर्क इज डन वेल ऑन टाइम। To get the work completed in the time, he examine that all the workers are performing their job at the required speed। यानी कि स्पीड वॉच का स्पेसिफिकली काम होता है कि जो काम है वो समय पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी वो इंश्योर करता है कि सारे के सारे काम जो है वो उस टाइम पे हो जाए। दैट इज वाई उसका नाम दिया गया है स्पीड बॉस, यानी स्पीड यानी टाइम के अंदर हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट होता है फिर गैंग बॉस। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग एंड कीपिंग टूल्स मशीन एंड मटेरियल फॉर रेडी फॉर द ऑपरेशन। यानी कि गैंग बॉस का क्या काम होता है? उसका काम होता है कि सारे के सारे जो टूल्स मशीन मटेरियल है उसको वो अपने पास रेडी रखे जिससे हम काम करने वाले हैं। नेक्स्ट होता है रिपेयर बॉस। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन एंड टूल्स। यानी कि उसको वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए मशीन और टूल्स के लिए। यानी कि जो मशीन एंड टूल्स जिससे काम करने वाले हैं अगर वो खराब पड़ गए तो रिपेयर बॉस जो है उस इसको वहां पे कहीं ना कहीं इंश्योर करेगा कि वो अच्छी वर्किंग कंडीशन में दोबारा आ जाए। और लास्ट होता है हमारा इंस्पेक्टर। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ वर्क। ही ब्रिंग्स अ क्वालिटी कॉन्शियसनेस टू द माइंड ऑफ द वर्कर्स। यानी कि इंस्पेक्टर का काम यहाँ पे स्पेसिफिकली होता है क्वालिटी ऑफ वर्क, यानी काम जो भी हो रहा है सारे काम जो हो रहे हैं वो क्वालिटी वाले हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट फिर यहाँ पे टेक्निक जो आती है वो आती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। यानी कि काम का स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन करना। एक एक करके समझते हैं क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मींस फिक्सिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरीथिंग, यानी हर एक काम के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना। टू अटेन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन द स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस एस्टैब्लिश फॉर द वर्कर। यानी कि कोई भी काम आप कर रहे हैं तो काम एक क्वालिटी वाला होना चाहिए, उस क्वालिटी के लिए एक बेस लाइन स्टैंडर्ड को फिक्स कर देना, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मींस स्टैंडर्ड सेट फॉर मटेरियल मशीन मेथड एंड कंडीशन ऑफ वर्क। यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है? एक स्टैंडर्ड सेट कर देना कि किस तरीके का मटेरियल आएगा, किस तरीके की मशीन का काम रहेगा और कंडीशन ऑफ वर्क कैसे रहेगी। वेयर अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन रिफर टू एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वैरायटी साइजेस ग्रेड्स ऑफ द वर्क। यानी कि अगर काम में बहुत सारे अलग अलग डिस्टिंक्शन है, डाइवर्सिफिकेशन है, तो जो अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन डिस्टिंक्शन है इनको एलिमिनेट करना, जैसे कि साइज हो गया, वैरायटी हो गया, ग्रेड्स हो गया। इट एम्स एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वैरायटी साइज एंड डायमेंशन। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर अगर हम कोई भी काम करते हैं और मैं बोलूं कि यहाँ पे मेरे पास जूते हैं लेकिन जूते में भी 10 तरह के टाइप्स हैं, तो अगर मैं 10 टाइप्स 2 टाइप्स तक ला सकता हूँ तो मुझे वो काम करना चाहिए। बिकॉज सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है कि जो फालतू की चीजें हैं, जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको एलिमिनेट करें और काम जो है उसको जितना सिंप्लीफाई कर सके, जितना सरल बना सके उतना सरल बनाना, इसी को हम बोलते हैं क्या? सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क काफी जरूरी हो जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एफिशिएंटली काम करने में। नेक्स्ट है फिर वर्क स्टडी। वर्क स्टडी मींस सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑल द ऑपरेशन फंक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क स्टडी इज टू इंप्रूव एफिशिएंसी बाय मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी वर्क स्टडी का मतलब क्या है? वर्क जो भी कर रहे हैं उसको स्टडी करना, जैसे कि जो क्रिटिकल असेसमेंट हो गया, सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑल ऑपरेशनल फंक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ऑपरेशनल फंक्शंस हो रहे हैं उनका एक तरह का क्रिटिकल असेसमेंट करना, उनको ऑब्जर्व करना, उनको स्टडी करना और उनके बारे में क्रिटिकल पॉइंट्स क्रिएट करना। The main objective of work study is to improve efficiency by making optimum utilization of resources। यानी कि काम हो रहा है, काम को हम स्टडी करें, मेन एम क्या है कि काम को और किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। यानी कि कॉन्स्टेंटली जो वर्क है उसको स्टडी किया जाता है और कोशिश किया जाता है कि इसको हम और छोटे से छोटा बना सकें और इसको और जल्दी से जल्दी कर सकें विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क। तो इस वर्क स्टडी के अंदर भी अलग अलग तरह की स्टडीज को फिर बाद में क्लासिफाई करा गया है। सबसे पहला है आपका मेथड स्टडी। इट इज कंसर्न विद फाइंडिंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। यानी कि काफी सिंपल है ना, काफी अच्छा भी है कि मेथड स्टडी के अंदर हम यहाँ पे कंसर्न रहते हैं कि कोई भी एक काम करने के लिए कोई एक बेस्ट तरीका होता है, तो वो बेस्ट तरीका ढूंढना। The main aim of this technique is to improve work method to minimize the cost of products and maximize the satisfaction of the customers। यानी कि मेन एम क्या होता है कि टेक्निक को इंप्रूव करा जाए और जिससे कि क्या हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम हो और सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर भी, कस्टमर्स भी इंप्रूव हो। फॉर एग्जांपल कोई काम दिया है किसी वर्कर को, बोला गया है कि एक पेड़ है आप उस पेड़ को काट दें। वर्कर गया कुल्हाड़ी लेके और उस पेड़ से कुल्हाड़ी से काटने लगा। उसको वर्कर को ओवरऑल उसको काटने में कितना टाइम लगा? 2 घंटा। पर मैं उसको बोलूं कि एक बेस्ट तरीका है, यहाँ पे मैंने उस मेथड स्टडी कर ली है और मैंने उसको बोला यहाँ पे एक बेस्ट तरीका है, आप लेके जाओ क्या आप एक मशीन लेके जाओ और उससे उसको पूरी तरह से काट दो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उसको जहां 2 घंटे लग रहे थे अब उसको वहां पे वो 10 मिनट में काम कर सकता है। ऐसी करे काम को जो करने का शॉर्टेस्ट तरीका होता है और जो बेस्ट तरीका होता है वो ढूंढना, वही होता है क्या? मेथड स्टडी। नेक्स्ट है यहाँ पे मोशन स्टडी।
This study refer to making a thorough analysis of various motions being performed by a worker while he is doing a particular job। यानी कि एक वर्कर जब भी कोई काम करता है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना होता है, तो जो मूव करना होता है उसको स्टडी किया जाता है। दैट इज व्हाई मोशन स्टडी। द मेन पर्पस ऑफ मोशन स्टडी इज टू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट एंड टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। यानी कि यहाँ पे इसका पर्पस क्या होता है कि वर्कर कितना ज्यादा मोशन कर रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे कितना वो मूवमेंट कर रहा है, और जो अननेसेसरी मूवमेंट है अगर उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं तो फिर उसको एलिमिनेट कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वर्कर है, वो किसी मशीन पे वर्क कर रहा है, फिर उसको टूल्स की जरूरत पड़ती है तो दोबारा वो टूल रूम में जाता है, वहां से टूल्स लेके आता है, फिर वहां पे उसको फिर फिक्स करता है। फिर उसको कोई और चीज की जरूरत पड़ती है तो फिर वो कहीं और जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वर्कर जो है जहां उसे काम करना है उसके लिए वो अलग अलग जगह मूवमेंट करता है। इसी मूवमेंट को क्या कर सकते हैं, स्टडी करके हम कोई ऐसा कोई तरीका निकाल सकते हैं जहां पे उसको मूवमेंट जो है इतना ना करना पड़े और वहीं पे वो कम मूवमेंट में वो काम कर सके। Next, if a time study, it is a technique that is used to determine the standard time taken by a worker. It helps in determining how much work an employee should be able to do in a given period। यानी कि इसका मतलब क्या होता है टाइम स्टडी का, यानी कि ऐसी टेक्निक है कि यहाँ पे स्टडी किया जाता है कि एक काम को करने के लिए एक वर्कर को कितना समय लगता है, और जो उसको जितना समय लगता हो उस तरीके से एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देने की इस काम को आपको इतने टाइम के अंदर करना है। बिकॉज ऐसा ना हो कि कोई एम्प्लॉय उसको हमने काम दिया और वो काम को फिर काफी लंबे समय तक खींच रहा है, बल्कि वो काम इतना लंबा था ही नहीं। और लास्ट हमारा फेटिक स्टडी, इट रिफर टू डिटरमाइनिंग द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल required in completing off work. Taylor suggested that a person gets tired when he works continuously without a break, so he must be provided with the rest interval to regain his lost stamina। फैटिक का मतलब ही क्या होता है, जब कोई इंसान थक जाता है काम करके, फैटिक हो जाता है, राइट। तो एग्जॉस्ट जब होता है हम उसको बोलते हैं फैटिक हो जाता है। तो टेलर ने यहाँ पे सजेस्ट करा ये अगर कोई भी एक वर्कर एक काम को कंटिन्यूसली करता रहे तो वो थक जाता है, और उसको बीच में वर्क के बीच में ब्रेक देना जरूरी होता है। ब्रेक देने से क्या होता है, वो एक्चुअली में रिकवर करता है, उसका फेटिक जो है वो खत्म हो जाता है, उसका एग्जॉशन जो है वो खत्म हो जाता है, और साथ में काम की क्वालिटी जो है वो भी इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट है फिर डिफरेंशियल प्राइस पेज सिस्टम। This is a system in which efficient and inefficient workers are paid at different rates। तो जैसे कि बोला गया नाम से इसका डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि जो वेजेस हम देते हैं, जो वेज पे करते हैं, वो डिफरेंशियल होने चाहिए, यानी कि लोगों को उनकी कैपेबिलिटीज और काम की क्वालिटी पे अकॉर्डिंगली पे किया जाए। दिस इज सिस्टम इन विच एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स आर पेड एट डिफरेंट रेट। यानी कि जो वर्कर एफिशिएंट है और इनएफिशिएंट है इनको अलग अलग अमाउंट में पे किया जाए। अकॉर्डिंग टू टेलर, फाइनेंशियल इंसेंटिव एक्ट एज अ मोटिवेटर। यानी कि टेलर के अकॉर्डिंग क्या है, जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो एक तरह से एक मोटिवेटर की तरह एक्ट करता है वर्कर्स के बीच में। यानी कि अगर हम बोलें कि अगर जो वर्कर ने अच्छा काम करा हम उसको ज्यादा पे करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए और मोटिवेट करेगा उस चीज को और अच्छा काम करने के लिए। So Taylor developed the concept of a differential piece pay system। In this technique, incentive are directly linked with productivity। तो इसमें क्या होता है, इंसेंटिव जो है यानी कि जो भी पैसा पे करते हैं, जो बेनिफिट्स देते हैं, वो डायरेक्टली लिंक्ड है प्रोडक्टिविटी से। यानी कि जो वर्कर जितना प्रोडक्टिव रहेगा उसको उतना ज्यादा इंसेंटिव यानी रिवॉर्ड जो है वो दिए जाएंगे। और लास्ट हमारा आता है मेंटल रेजोल्यूशन। इट मींस अ टोटल चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि टोटल चेंज लाना किसके एटीट्यूड ऑफ वर्कर में और मैनेजमेंट के जो एटीट्यूड है बिहेवियर में, उसमें एक बड़ा चेंज लाना, जिससे कि जो हमारा जो लोगों का कंपटीशन का जो मोटिव रहता है वो चेंज होकर किस पे आ जाए, कोऑपरेशन पे आ जाए। यानी कि लोग एक दूसरे से कम्पीट ना करें बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो है उनको और इजीली अचीव कर सकें। इट रिक्वायर दैट मैनेजमेंट शुड क्रिएट सुटेबल वर्किंग कंडीशन फॉर वर्कर एंड वर्कर शुड डू देयर वर्क विद फुल डिवोशन। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट है उसको सुटेबल वर्किंग कंडीशन देनी चाहिए वर्कर्स के लिए, और वर्कर को जो है अपना काम अच्छी तरीके से करना चाहिए विद फुल डिवोशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पांच टेक्निक्स जो है टेलर की वो डिस्कस करी। सबसे पहले हमारी थी फंक्शनल फोरमैनशिप, जहां पे हमने चार अलग अलग बॉसेस जो डिस्कस करे दो कैटेगरी में। एक हमारा था प्लानिंग इंचार्ज और एक हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज। टोटल कितने मिला के हुए 8 बॉसेस। फिर दूसरा था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यानी जहाँ पे हमने जाना किस तरीके से काम को और अच्छी तरीके से स्टैंडर्डाइज बना जाए, यानी कि क्वालिटी एक बार सेट किया जाए, और एक सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क यानी काम को और किस तरीके से सरल बनाया जाए। फिर वर्क स्टडी करे जाए थर्ड, जहां पे हम 4 अलग अलग स्टडी कंडक्ट करते हैं। फोर्थ है डिफरेंशियल पीस पे सिस्टम, जहां पे क्या होता है कि हम यहाँ पे अलग अलग जो प्राइस है, अलग अलग जो इंसेंटिव्स है वो पे करते हैं उनके काम के अकॉर्डिंग वर्कर्स को, जिससे कि वो कहीं ना कहीं एज अ मोटिवेटर एक्ट करता है उनको और अच्छा काम करने के लिए।
और लास्ट है हमारा मेंटल रेवोल्यूशन, जहां पे हम कहीं ना कहीं वर्कर्स को उनका जो माइंड है, उनका जो माइंडसेट है, बिहेवियर है, उसको हम चेंज करते हैं। अब थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं फ्योल और टेलर के बारे में कि फ्योल और टेलर कौन थे, बिकॉज आज चैप्टर में हमने ऑलरेडी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स थे वो स्टडी कर लिए और टेलर के प्रिंसिपल्स भी हमने स्टडी कर लिए। अब दोनों के बीच में जो डिस्टिंक्शन है और सिमिलरिटीज है वो जानना भी थोड़ा जरूरी है। फ्योल वॉज अ Fuel was a French industrialist who worked in a French mining company. He is known as the father of general management. ठीक है, तो फ्योल का था वो एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी में काम करता था और वो एक क्या था, फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट था। उसको बोला जाता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन। अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ही फाउंड दैट एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप। यानी कि उसने ये जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये तो उसने फाउंड आउट करे ही करे थे, लेकिन साथ साथ में उसने ये भी बताया कि कैसे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहिए, जो कि आज के टाइम में मॉडर्न बिजनेस में आप देख सकते हैं कि फॉलो किया जाए, टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट। वहीं पे हम बात करें एफ.डब्ल्यू. टेलर की, तो वो एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर था। He worked in Bethlehem Steel Company and experienced with his ideas and made contributors to the management theory। यानी कि यहाँ पे वो एक इंजीनियर था और एक वो स्टील कंपनी में काम करता था। उसने यहाँ पे एक साइंटिफिक जो टेक्निक्स थी वो डेवलप करी थी उस कंपनी में काम करते करते, एंड वाज द फर्स्ट पर्सन टू अप्लाई साइंटिफिक टेक्निक इन द मैनेजिंग एंटरप्राइज। तो क्या अलग था टेलर के बारे में कि वो वैसा पहला इंसान था जिसने साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करा था मैनेजमेंट करने के लिए किसी भी एंटरप्राइज का। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ही इज नोन एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि उसको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है टेलर को कहते हैं। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय फ्योल एंड टेलर आर कंप्लीमेंटरी टू ईच अदर, हाउएवर वी कैन पॉइंट आउट अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन देम। यानी कि जो फ्योल और टेलर है कहीं ना कहीं लगता होगा सेम उन्होंने काम करा, लेकिन उनके जो काम था उसमें कुछ डिस्टिंक्शन थे, कुछ डिफरेंसेस थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले अगर बात करें हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर की, तो फ्योल एक प्रैक्टिशनर था जो कि काम करता था, प्रैक्टिस करता था काम अपना है ना कंपनी में। और टेलर क्या था, टेलर एक साइंटिस्ट था, जैसे कि उसका नाम, जैसे कि हम देख सकते हैं उसे साइंटिफिक टेक्निक्स दी थी। टेलर कहीं ना कहीं एम्फेसिस था, कहीं ना कहीं साइंस के साथ आता था कि आप काम जो है साइंटिफिक तरीके से ज्यादा करें। पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, नजरिए की बात करते हैं। फ्योल डेवलप द प्रिंसिपल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एट द टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। यानी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स थे वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, यानी कहीं ना कहीं उसने जो भी अपने प्रिंसिपल बनाए, जो भी उसका नजरिया था वो एक ऊंचे लेवल ऑफ मैनेजमेंट की ओर से था। वहीं पर अगर हम बात करें टेलर की, टेलर डेवलप दिस प्रिंसिपल एंड टेक्निक कीपिंग इन द माइंड द लोअर लेवल। अगर आपने जैसे भी वीडियो में अगर देखा हो तो हमने जैसे डिस्कस करे साइंटिफिक मेथड टेलर की, तो कहीं ना कहीं वो वर्कर से ज्यादा कंसर्न थे। टेलर ने लोअर लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें ज्यादा देखी और ज्यादा समझी। यूनिटी ऑफ कमांड की बात करी जाए तो जो हेनरी फ्योल है वो कहीं ना कहीं यूनिटी ऑफ कमांड जो है उसको फॉलो करने में काफी स्ट्रिक्टली बिलीव करता है। वेयर एज टेलर में हमने देखा ऐसे यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में कोई बात नहीं करी गई थी। यूनिटी ऑफ कमांड वाज नॉट फॉलोड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक बॉस हो, जो एक सबऑर्डिनेट है उसको एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिले, बल्कि टेलर ने यहाँ पे एम्फेसिस दिया कि इस पे फंक्शनल फोरमैनशिप में जहाँ पे 8 अलग अलग बॉस होते हैं। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो फ्योल प्रिंसिपल आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल एज दे आर फ्लेक्सिबल, है ना। तो जो फ्योल के प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी कि उसे हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जा सकता है। Whereas Taylor's technique or principle are applied in specific situation as they are less flexible, क्योंकि टेलर की जो टेक्निक है, जो प्रिंसिपल है वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में ही अप्लाई करी जा सकते हैं बिकॉज दे आर साइंटिफिक। तो थोड़े वो कम फ्लेक्सिबल होते हैं, कम जगह पे उनको अप्लाई किया जा सकता है। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो फ्योल ने जो अपने प्रिंसिपल बनाया वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाया जब वो अपने कंपनी में काम कर रहा था। वहीं पे टेलर की बात करें, टेलर्स प्रिंसिपल टेक्निक आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। टेलर की जो टेक्निक थी वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा बेस्ड थी बिकॉज वो साइंटिफिक थी। फोकस बात करें तो मेन फोकस इज गिवन ऑन ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो फ्योल था उसका ओवरऑल जो फोकस था वो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पे था कि किस तरीके से एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके से और प्रफुल्लित हो सके। वहीं पे अगर बात करें टेलर की, तो मेन फोकस इज गिवन ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज। एंड टेलर का जो मेन कंसर्न था वो वर्कर्स था, वो एम्प्लॉयज था कि ओवरऑल आप वर्कर और एम्प्लॉय को जो है उनका डेवलपमेंट करें और उनको और प्रोडक्टिव बनाएं। एक्सप्रेशन की बात करें, फ्योल प्रिंसिपल आर एक्सप्रेस्ड एज जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो उसके प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हम कहीं ना कहीं जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए इसी को हम बोलते हैं कि जनरल थ्योरी, इसी के प्रिंसिपल्स को एज जनरल थ्योरी माना जाता है। टेलर्स टेक्निक आर एक्सप्रेस एज साइंटिफिक मैनेजमेंट, और टेलर की जो टेक्निक्स हैं उनको साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है बिकॉज वो साइंस के रूल्स जो है उनको फॉलो करती है, वो रिजल्ट और कॉज एंड इफेक्ट में बिलीव करते हैं।
ह्यूमन एलिमेंट की बात करें, इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू ह्यूमन एलिमेंट एंड प्रिंसिपल्स लाइक इक्विटी, इनिशिएटिव एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अगर हम बात करें कि कितना लोगों मतलब ह्यूमन एलिमेंट जो था लोगों के बारे में कितना कंसर्न था, तो कहीं ना कहीं एम्फेसिस दिया गया था फ्योल के द्वारा, जैसे कि प्रिंसिपल, जैसे कि इक्विटी हो गई, इनिशिएटिव हो गए, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर हो गया। और वहीं बात करी जाए टेलर की, तो टेलर ने इतना ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एलिमेंट पे इतना फोकस नहीं करा। लेस इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू ह्यूमन एलिमेंट्स एंड मोर इंपॉर्टेंस वाज गिवन ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, यानी कि ह्यूमन एलिमेंट पे इतना फोकस नहीं था, बल्कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए उस पर ज्यादा फोकस था। एम्फेसिस देखा जाए तो एम्फेसिस वाज गिवन ऑन प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑन फंक्शंस ऑफ मैनेजर, यानी कि कहाँ पे मेन फोकस था फ्योल का, प्रिंसिपल्स बनाने में और थ्योरी ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देने में, और किस तरीके से क्या काम होता है मैनेजर्स का, उनके क्या फंक्शंस होते हैं वो डिटरमाइन करने में। और वहीं पर अगर बात करें टेलर की, emphasis was given on standardization of work and tools, यानी कि काम से रिलेटेड ज्यादा उनका emphasis था, यानी कि काम को किस तरीके से स्टैंडर्डाइज किया जाए, किस तरीके से उसे और सिंप्लीफाई करा जाए, और टूल्स के लिए क्या करा जाए, यानी कि वर्क एंड टूल्स पे स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंस था किसके बीच में, फेयोल और टेलर के बीच में। एक की पॉइंट अगर आपको याद रखना हो तो आप देख सकते हैं कि फेयोल कहीं ना कहीं जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट की नजर से देखता था और वर्कर्स के बारे में इतना नहीं सोचता था, बल्कि टेलर के अगर हम देखें ना, जो उसके साइंटिफिक प्रिंसिपल थे वो वर्कर्स ओरिएंटेड ज्यादा थे, कि वर्कर का इंप्रूवमेंट, वर्कर को बराबर पे करना, और कहीं ना कहीं वर्कर से ही जो भी है उनको ओवरऑल डेवलपमेंट करना। तो टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स सिर्फ फैक्ट्री के लिए नहीं बल्कि हर स्टूडेंट और प्रोफेशनल के काम आते हैं। अगर काम को सिस्टमेटिकली किया जाए तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ऑल्सो अगर मेरे आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें फीगो एजुकेशन ऐप को। थैंक यू।